सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू रणवा दिशा कॉम्पिटिटिव्स के ऑनलाइन चल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गणित का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये टॉपिक रीड लेवल 1 में नोटिफाई किया हुआ है नंबर सिस्टम, लेकिन लेवल 2 में नोटिफाई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे रीड जो मैथ साइंस वाले हैं वो नहीं पढ़े, इसको देखे नहीं, क्योंकि आजकल तो जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे 3-4 कंसेप्ट मिला के 5-7 कंसेप्ट मिला के पूछे जाते हैं। तो इसमें भी कई काम की चीज़ें हैं जो आपके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें काम में आएगी, और कुछ एल्जेब्रा से रिलेटेड इसमें चीज़ें देखेंगे। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे संख्या हमें पता है कि 0 to 9 तक चलती है, और इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि जब मैं सबसे पहले प्राकृत संख्या बोली जाती है, पूर्ण संख्या बोली जाती है, पूर्णांक बोली जाती है, परिमेय संख्याएं बोली जाती है, अपरिमेय होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, n होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, और सारी क्या होती है, पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि मैं 1.5 लिखूं तो ये संख्या प्राकृत होगी, ये संख्या प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, और ये चलती कहाँ से है, 1 से लेके अनंत तक। अनंत को हमने देखा नहीं है, और सारी संख्याएं कहाँ से चलती है, 1 से अनंत तक। तो इनको क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्या। फिर दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको होल नंबर। होल नंबर। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में मैं 0 इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3, और ये चलती है इनफाइनाइट, अनंत तक ये संख्याएं चलती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके अनंत तक चलती है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है क्या। ऐसा पूछे कि पूरी जो नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो हाँ, होती है, क्योंकि एक यहाँ से 1 से अनंत तक और 0 से अनंत तक, मतलब 1 से तो आ ही रहा है। अब ये पूछ ले कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक क्या आता है, 0 आता है, और इसमें 0 नहीं आता है। फिर तीसरी क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3 इधर अनंत तक चलती है, और इधर माइनस अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलती है, 0 इनमें इंक्लूड होता है, और ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक भी होती है और पूर्ण भी होती है। अब देखो चौथी है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर
रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। अब इसमें ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें अगर मैं 1.5 भी लिखूं तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। 3/2 भी लिखूं तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये क्या है, 3/2 1.5 ये प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है, तो ये पूर्ण अंक नहीं है। तो ये है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक चलती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। फिर पांचवी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और मैं ऐसा बोलूं जहां p व q दोनों क्या है, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, और q इसमें नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं छोटे छोटे क्लास में हमने 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि जो q है, अगर ये अंश है, ये हर है, किसी भी संख्या का अगर हर 0 होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब अपरिभाषित हो जाती है, जिसका कोई अनिर्धारित कोई मतलब ही नहीं है। तो p/q के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है वो कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। कुछ ऐसी भी होती है, पैलिड्रोम संख्या भी होती है, वो आगे की डीप चीज है। जैसे पैलिड्रोम संख्या है कि दाएं और बाएं तरीके से पढ़े तो वो सेम तरीके से पढ़ी जाए। जैसे 3 इधर लिखूं, 3 इधर लिख दिया, 2 इधर 2 इधर 5, तो सेम है, दाएं बाएं तरीके से किसी से भी पढ़ो वो सेम डिजिट आ रही है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती है, पैलिड्रोम संख्याएं हैं, कम पूछा जाता है, इसलिए इतनी जरूरी नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, प्राकृत संख्याएं n है, नोटिफाई करते हैं n से, जहाँ भी कैपिटल n आ गया मतलब संख्याएं 1 से अनंत तक चल रही है, सारी पूर्णांक होनी चाहिए। फिर है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर से, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और W से आप डिफाइन कर दर्शा सकते हो। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से अनंत तक। फिर पूर्णांक संख्या इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है और पूर्ण होनी चाहिए। जैसे इसमें एक 0 इंक्लूड कर दिया, प्राकृत संख्या में 0 इंक्लूड कर दिया तो पूर्ण होगी, और इसमें माइनस वाली संख्याएं शामिल कर दी, ये क्या होगी, पूर्णांक संख्या। फिर वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद में के बाद में संख्या आती है अभाज्य संख्या। फिर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी संख्या जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो, और उसका गुणनखंड या तो स्वयं हो या एक हो, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है। भाज्य संख्याएं, भाज्य जिनके वो गुणनखंड बनते हैं, जैसे 4 है, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2, 6 है, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3, तो ये 4 और 6 ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, समद्वि है, इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में है सहअभाज्य संख्या, 8वें नंबर पे सहअभाज्य। इनको अभाज्य को रूट भी बोल देते हैं, रूट भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सहभाज्य है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य को क्या बोलते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन
या ऐसे कोई इनका युग्म जैसे 2,3 का युग्म है, ये दोनों संख्याएं क्या है, इनका क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैसेपर है, महत्तम समापवर्तक है, वो क्या हो 1। मैसेपर हमको निकालना आता है कि महत्तम समापवर्तक निकाल के इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या आता है, जैसे 2 3 का है, 3 5 का है, 3 5 का कोई भी जो गुणनखंड है इनका गुणनखंड होता भी नहीं है, इनके जो अभाज्य गुणनखंड होते ही नहीं है, और अगर होते हैं दूसरी संख्याओं के तो उनमें सेम आता है तो वो तो भाज्य हो जाती है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका HCF क्या हो 0। HCF किसी A, B का अगर 1 हो, 0 नहीं सॉरी, HCF क्या आ जाए 1 आ जाए तो वो क्या होती है सहभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर्स है, इंपॉर्टेंट है। फिर है सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है या जिनमें 2 का भाग जाता है, वो कौन सी संख्याएं होती है, सम संख्याएं होती है। 2 से क्या हो विभाजित, विभाज्य, वो कौन सी होती है 2 4 6 8 जितनी भी है ये क्या होती है सम संख्याएं। फिर है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 3 5 7, ये क्या है विषम संख्याएं हैं। तो ये संख्याओं के बारे में नॉर्मल जानकारी है जो मैंने बता दी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम जो नंबर है वो क्या होता है, ऐसी संख्या युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका HCF क्या है 1 है, वो क्या होती है सहभाज्य संख्याएं होती है। सम संख्या विषम संख्या मैंने बता दी है। अब देखिए एक होता है जैसे योग का तत्समक और गुणा का तत्समक। जैसे योग का तत्समक ये अलग चीज है, योग का तत्समक। योग का तत्समक क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर मैं कुछ जोड़ूं, जैसे मैंने A संख्या है और इसमें क्या जोड़ूं कि वही आ जाए, तो क्या जोड़ा मैंने 0 जोड़ दिया। ऐसी संख्या कि जिसमें कुछ जोड़ूं और वही संख्या आ जाए तो 0 जोड़ने पे क्या आ रहा है A आ रहा है, तो ये 0 क्या होता है योग का तत्समक। आइडेंटिटी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। और ऐसे योग का तत्समक क्या होता है 0। ऐसे गुणन का तत्समक, गुणन का जो तत्समक है मल्टीप्लाई की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, देखो A संख्या लूं और इसको किससे गुणा करूं कि मेरे पास A आ जाए। अगर मैं इसको 0 से गुणा करती हूँ तो ये 0 आ जाता है, और अगर मैं इसको किससे गुणा करूं 1 से गुणा करूं, A को 1 से गुणा किया तो क्या आया मेरे पास A ही आया। तो ये जो 1 है वो क्या है गुणन का तत्समक। तो हमेशा ध्यान रखना कि योग का तत्समक हमेशा 0 होता है और गुणन का तत्समक क्या होता है 1 होता है। संख्याओं के बारे में जानने के बाद हम पढ़ते हैं, सबसे कॉमन चीज है कभी कभार पूछ ली जाती है लेवल 1 में या अदर जो जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं उनमें सब में संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेवल 2 में नोटिफाई नहीं किया हुआ है संख्या पद्धति, लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट है। संख्याओं के बारे में जानने के बाद में हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम, कि कोई भी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या दे दे आपको और पूछ ले कि 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, जैसे भी पूछे तो हम उसे विभाजकता का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या है बड़ी संख्या है, अगर वो 2 से विभाज्य है या नहीं है तो कैसे जानते हैं कि उसका इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य है या इकाई का अंक सम है, सम संख्या है, तो वो क्या है 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूं 3 4 5 6 7 8 ये संख्या है, तो ये संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। तो ये है 2 से विभाजकता का नियम। फिर 3 से विभाजकता का नियम क्या है
कि कोई भी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या दे दे 3 से विभाज्य है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या जैसे दे दी 3420, ये संख्या दे दी, क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। इसके अंकों का योग 3 + 4 + 2 + 0, तो इनका योग कितना आ रहा है, 3 4 7 7 2 9, और ये क्या है 9 है। तो मतलब इन अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या किससे होगी, 3 से विभाज्य, पूरी बड़ी जो संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। मतलब 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए ये संख्या है ये भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो ये क्या है, 2 से विभाजकता, इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य या सम है तो वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। 3 से कोई संख्या विभाजित तब होगी जब उसके सारे अंकों का योग है वो अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर 4 से विभाजकता देखते हैं कि किसी भी संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं, तो छोटी संख्या होती है तब तो हम नॉर्मली देख लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे कोई भी संख्या लिख दे, ये संख्या दे दी और ये पूछ ले कि 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो इजीली अपन देखते हैं कैसे, कि इसकी इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। इकाई और दहाई, इकाई में क्या है 5 है और दहाई में क्या है 4 है, तो अगर ये इकाई और दहाई से जो बड़ी संख्या 45 है, ये संख्या अगर 4 से विभाजित है मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो 45 में 4 का भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। जैसे मैं ये लिख दूँ, ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो ये लास्ट का जो इकाई और दहाई से जो बनी जो संख्या है 32, ये 4 से विभाजित है, इसलिए इस संख्या में 4 का भाग जाता है। तो हमने 2 से विभाजकता, 3 से विभाजकता और 4 से विभाजकता देखी है। नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता कैसे देखेंगे, कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 या 5, इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। कोई भी संख्या ले लूँ मैं 3 5 7 0, तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 0 और 5। फिर देखिए 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता कैसे देखेंगे, कि उस संख्या में वो संख्या अगर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, 2 का भाग जाता है 3 का भाग जाता है, तो वो संख्या ऑलरेडी 6 से विभाज्य होगी। फिर 7 से विभाजकता। 7 से विभाजकता कैसे देखेंगे, कोई भी संख्या, ये थोड़ा सा लेंदी तो टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा सोचने या याद रखने लायक है। 7 से विभाजकता हम कैसे देखेंगे, कोई भी संख्या ये दे रखी है 7 0 5 6, ये संख्या दे दी है, तो इस संख्या में 7 से विभाजकता देखने के लिए हमको एक बार 781 ले लिया मैंने, ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे, बची संख्या क्या है 78 है। 78 जो इकाई के अंक को छोड़ के बची हुई संख्या है, फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा करके इसमें से घटा लेंगे, तो क्या आ रहा है 76 आ रहा है। 75 आ रहा है। अगर ये 7 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 7 से विभाजकता का नियम। फिर है 8 से विभाजकता, कि किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या उसमें 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 4 में 4 से विभाजित देखने के लिए हमने क्या देखा था, इकाई और दहाई के अंक से जो बनी संख्या है अगर वो 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या किससे होगी, 4 से विभाजित होगी। 8 का देखने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों से जो बनी संख्या है उस संख्या को देखेंगे, और अगर वो संख्या उस संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या किससे होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे 5 6 7 8 3 2, अगर इस संख्या में 8 का भाग जा रहा है,
832 अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों से जो बनी संख्या है इनमें 8 का भाग जाता है, तो मतलब पूरी संख्या में किसका भाग जाता है? 8 का भाग जाता है। फिर है 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता, तो 9 से विभाजकता वही 3 की तरह है। तो कोई भी संख्या है वो 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, उसके सारे अंकों का जो योग है अगर वो 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है, क्या 9 से विभाजित है या नहीं है? तो अंकों का योग करेंगे 5 + 7 + 8 + 9 + 5, तो कितना हो गया? जितना योग कितना आ रहा है? 34। 34 9 से डिवाइडेबल नहीं, इसलिए ये क्या होगा? 9 से विभाजकता का जो नियम है उससे देख लेंगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। और अगर यहाँ पे ये आ जाए, मैं यहाँ पे 6 कर दूँ और ये जोड़ दूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? 36। अगर 36 में 9 का भाग जाता है, 36 में 9 का भाग जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या किससे होगी? 9 से डिवाइडेबल होगी। ये है 9 से विभाजकता का नियम। 10 से देखिए तो 10 का भाग तो हम नॉर्मली देख सकते हैं कि किस में जाता है या नहीं जाता है। फिर है 11 से विभाजकता का नियम। मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड अगर ये इतने जान लेते हैं तो उसके बाद में अपन संख्या के बारे में बता सकते हैं। 11 से विभाजकता का नियम देखने के लिए हम कोई संख्या लें, 9, 8, 7, 5, 4, 6, ये संख्या मैंने ले ली है। और ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम सम अंक है, सम स्थान को 8 + 5 + 6 इनका योग, और विषम पे 9 + 7 + 4 इनका अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर अगर 0 आए या 11 से विभाज्य आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 8 × 5 = 13, 13 और 6 = 19, माइनस 9 × 4 = 13, 13 और 7 = 20। तो ये क्या आया? माइनस का 1, माइनस प्लस को छोड़ो, ये क्या है? या ना ही तो 11 आया है या 11 से विभाज्य आया, ना ही 0 है, तो मतलब ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये विभाजकता के कुछ नियम थे। इसके अलावा हम संख्या पद्धति में छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? एक तो होती है किसी भी संख्या की फेस वैल्यू, एक तो होती है किसी भी संख्या की फेस वैल्यू और दूसरी क्या होती है? प्लेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है इसको बोलते हैं जातीय मान, हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान, और ये क्या है? स्थानीय मान। ये क्या होते हैं? कभी कभार कोई संख्या दे दे और उस संख्या में पूछ ले कि इसके स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? कोई संख्या में लिखूं, इसमें ये पूछ ले इस संख्या में 6 का जातीय मान बताइए या फेस वैल्यू बताइए। तो 6 की जातीय वैल्यू क्या होगी? स्वयं 6 ही होगा। उसका जो अंकीय मान है 8 का, मैं पूछो 8 का जातीय मान बताइए तो 8 ही होगा, 9 का जातीय मान बताइए तो 9 ही होगा। और अगर प्लेस वैल्यू मतलब इसका स्थान कहाँ पे है, अगर वो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान पूछ ले, मैं ये पूछूं कि 6 का इस संख्या में जो 6 का जातीय मान है, फेस वैल्यू है, जातीय मान है, वो क्या है? 6 है। और 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान है 6 का, वो क्या होगा? 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस संख्या में देखो, ये संख्या है, इस संख्या में 6 का जातीय मान पूछा है तो 6 है, और 6 का स्थानीय मान है, स्थानीय मान पूछा है तो क्या होगा? 6 × 100 तो मतलब 600। अब ये पूछ ले कि 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5, और स्थानीय मान पूछे
स्थानीय मान पूछे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5 × 1000 या 5000, तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा 5000। तो इस संख्या में अपन आराम से बता सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, फिर ये पूछ ले कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, तो ये पूछ ले कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो 5000 में से 6, 5000 में से 5 घटा देंगे, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान से 5000 में से 5 घटाएंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। और ऐसे ही पूछ ले कि 8 के इस संख्या में, निम्नलिखित संख्या में 8 के जातीय मान या स्थानीय मान का अंतर होगा, या अंतर बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये क्या आ जाएगा 80,000। 80,000 में से इसका जातीय मान क्या है 8 है और स्थानीय मान क्या है 80,000। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फिर जो एक चीज और मैं बता देती हूँ इसमें, जैसे प्राकृत संख्या हमने देखी थी, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। तो मैं सबसे पहले 3 सूत्र है वो भी काम में आएंगे, तो मैं वो लिख देती हूँ। n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ये सूत्र आपको याद रखना है, n+1/2। ये पूछा जा सकता है कि 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 50, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो n की जगह अपन क्या रख लेंगे 50 रख लेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। फिर है दूसरा, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है वो क्या होगा, n+1 2n+1/6। ये भी पूछ सकते हैं कि 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो 50 n की जगह क्या रख देंगे अपन 50 रख देंगे। फिर है तीसरा, n प्राकृत संख्याओं के घन का योग या घनों का योग, वो क्या आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले इस हिसाब से कि 1 + 2 + 3 + 4, 1 से 50 तक की संख्याओं का ऐसा पूछ ले कि इनका योग ज्ञात कीजिए, तो आप n की जगह 50 रख देंगे, 50 + 1/2 और ये 25 से काट देंगे, 25 × 51, ये क्या आ जाएगा उत्तर। और ऐसे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर, ये पूछ ले तो आप इसमें n की जगह क्या रख देंगे 50 रख देंगे। और ऐसे घनों का योग पूछ ले, जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो ये प्राकृत संख्याओं के का योग, वर्गों का योग और घनों का योग के सूत्र हैं जो बहुत काम में आते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं एग्जाम्पल्स। कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या के इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए, नॉर्मल जो संख्या दी हुई है जैसे इसमें बता सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या है 7 है, लेकिन ऐसी संख्या दे दे तो एग्जाम्पल लूँ मैं 451 × 522 × 604, इतनी बड़ी संख्या दे दी, इनमें पूछ ले कि इकाई का अंक क्या है, आप निकाल सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो इससे बढ़िया है कि इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हम इनका पर्टिकुलर जो इंडिविजुअली इकाई का अंक है वो देख लेते हैं। ये है 1 × ये 2 × ये 4 और इनको आपस में गुणा कर लेंगे, ये क्या आया 4 दूनी 8 और ये इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। तो अपन कितनी भी बड़ी संख्याएं अगर गुणा के रूप में दी हुई है तो इकाई का अंक देख लेंगे और उनको आपस में गुणा करके और फिर उस गुणा करने के बाद में जो संख्या है उसके इकाई का अंक देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके इकाई का अंक क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है अंक बताइए, इसका इकाई का अंक इसके इकाई का अंक बताने इसके क्या करेंगे, छोटी ट्रिक है,
ऐसे तो बता नहीं सकते, बड़ा लेंदी है। तो 7 की पावर 51 है। इस 51 में क्या करेंगे, पहले 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने के बाद में हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। तो 51 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 4, इससे मतलब नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और ये क्या है, a, और फिर नेक्स्ट होता है तो 11, और इसमें कितनी बार जा रहा है, 2, 11, ये कितना बचा, 3। शेषफल हमें देखना है 3, शेषफल 3 आया तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर जो 51 है, तो इसमें ये इकाई का अंक 7 ही, इसमें वो संख्या है नहीं, बड़ी संख्या का भी देखेंगे अभी। और 7 की घात क्या कर देंगे, 3। अब 7 की घात 3 में जो इकाई का अंक आएगा वही क्या है, इसके इकाई का अंक हो जाएगा। 7 की घात 3 करेंगे, तीन सौ तैयालीस है। तो इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो मतलब 7 की घात 51 के इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही अपन बड़ी बड़ी संख्या ले लें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, 41 की पावर 50 इंटू 22 की पावर 11 इंटू 55 की पावर 12, या 13 कर सकते हैं। बड़ी बड़ी घात भी लगा सकते हैं। तो इसमें इकाई का अंक बताइए। इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक निकालना ऐसे तो इजी है नहीं। तो ट्रिक से देखते हैं क्या, कि इनकी जो घातें हैं उनमें किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। तो 50/4, 11/4 और 13/4। यहाँ से हमें भागफल नहीं देखना है, फिर बता देंगे भागफल नहीं, इसमें शेषफल क्या रह रहा है। तो आप अगर वैसे नहीं हो तो आप इधर भाग दे के देख लें। 50 में 4 का भाग लगाएंगे तो एक बार, फिर 2 बार, 8, 2, शेषफल कितना आया, 2। और यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं आप कितना शेषफल आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 1 शेषफल। ये शेषफल बचे हैं। अब देखो इनमें इकाई का अंक देखना है। 41 में इकाई का अंक क्या है, 1, और ये क्या लगा देनी है, इसकी घात लगा देनी है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, और ये 3, इसकी क्या लगा देनी है, घात। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, और इसकी घात। दोबारा से देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या दे दी, ऊपर घातें लगी हुई है, इकाई का अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें हैं वो लिख लेंगे। तीनों की घातें 50, 11 और 50, 11 और 13 लिख लिया। सब में 4-4 का भाग लगाया। भाग लगाने के बाद में ये देखेंगे कि शेषफल कितना बच रहा है। तो शेषफल इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 1 है। अब इनके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 1 है, इसकी घात 2, फिर इकाई का अंक 2 है, 2 की घात 3 लगा दी, और इकाई का अंक 5 है, और फिर इसकी घात 1 लगा दी। तो यहाँ से 1, यहाँ से 8 और यहाँ से 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, 1 × 8 × 5। तो 8 पंजों कितना होगा, 40, और 40 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो हम बता सकते हैं इस इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल लिखते हैं जो समीकरण में भी काम में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कोई संख्या दे दे, ये 2 संख्याओं का अंतर है। कोई एग्जाम्पल है क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर अगर 40 है और उनका योग 70 है तो संख्याएं क्या होगी। संख्याएं बताने के लिए हमें क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। तो एक संख्या आ जाएगी, और फिर लिखेंगे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बटा 2, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। वो समीकरण में भी हम देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा, इसमें भी संख्या से रिलेटेड है, समीकरण में दोबारा से आएगा। जैसे ये आ गया कि 14 की पावर 15, 8 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 5। इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड कुल कितने अभाज्य या कितने रूट गुणनखंड है। तो देखना
वो निकालने के लिए पहले इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल लेंगे। देखो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, इनकी घात क्या चल रही है 15। यहाँ घातांक भी काम में आ रहा है, जो प्रीवियस क्लास में हमने घातांक देखा था, तो घातांक के फॉर्मूले वो भी हमें आने चाहिए। 2 × 7 14 को लिख दिया, ये 15। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 3 और इसकी घात क्या चल रही है 11 और फिर 3 की घात 5, ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। तो देखो 2 की घात 15 × 7 की घात 15, यहाँ से हमने एक सूत्र देखा था घातांक में कि a की पावर m और इसकी पावर n लगती है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m × n। घातांक में एक रूल देखा था a की पावर m और फिर इसकी घात n लगती है, तो घातें दोनों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और यहाँ से मैं क्या लिखूँ, 2 की घात 11 को 3 से गुणा कर दूँ 33 और 3 की घात 5। यहाँ से देखिएगा ये आधार समान है, 2 आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 2 की घात 15 प्लस 33, यहाँ से 7 की घात 15 और आधार समान है नहीं, और 3 की घात 5। तो यहाँ से 2 की घात 15 प्लस 33 है, तो इनको जोड़ लेते हैं 8 और 7, तो ये कितना आया 48। 2 की घात 48 × 7 की घात 15, 3 की घात 5। पूछा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य या रूट गुणनखंड कितने होंगे, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें आई है, जो अभाज्य है 2, 7 और 3, ये क्या है अभाज्य संख्या है, इनकी जो घातें आई है उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 48 प्लस 5 15 प्लस 5 48 प्लस 20 और ये क्या आ जाएगा 68 है। वो क्या है अभाज्य या रूट गुणनखंड है किसके, इस संख्या का। ये संख्या दे रखी है इतनी बड़ी। अब एक कंफ्यूजन रहता है क्या कि जो पाई है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, पाई है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आज इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। देखो अगर आपके पास ये दिया हुआ आ जाए कि 22/7 है, ये क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको हमेशा क्या बोलूँगी, ये क्या है परिमेय संख्या। 22/7 हमेशा परिमेय संख्या है। और अगर ये बोल दूँ, ये पूछ ले हमें कि जो पाई है वो परिमेय है या अपरिमेय, तो मैं हमेशा क्या बोलूँगी अपरिमेय संख्या। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर 22/7 पूछा है तो वो परिमेय होगा और पाई दिया हुआ है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका मान होता है 3.14 15 6 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। तो ये संख्या क्या है अपरिमेय है और 22/7 क्या है परिमेय संख्या है। ऐसे ई आता है, ई है उसका मान 2.7 है, आगे चलता जाता है, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दो टाइप के एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं। क्या है क्वेश्चन ले लेते हैं कि 17 की पावर 200, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या होगा 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो नॉर्मली आप 17 की पावर 200 करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और फिर भी सोल्व नहीं होगा। तो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो शेषफल पूछा है, ये निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 200 है इसकी घात देखेंगे सम है या विषम है। तो इसकी घात क्या है, सम है। तो हम क्या करेंगे 17 की घात, इसको ट्रीट करेंगे, छोटी घात ले लेंगे। 17 की घात क्या कर दी मैंने 2 कर दी। 17 की घात मैंने 2 की है तो 17 की घात 2, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब मैं क्या करूँगी, इस 289 को किससे डिवाइड कर दूंगी 18 से। क्या करना है, अगर ऐसा दे दे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, हमें सिर्फ इस घात को देखना है। घात को देखने के बाद में ये
देखना है कि इसमें ये घात है जो सम है या विषम है। तो ये संख्या जो घात है वो क्या है, सम है। तो हम 17 की घात सम लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ जा रहा है या लेंथी हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। और हमें कंपटीशन देते हैं, हम कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो ये 2 कर देते हैं, 2 का 17 का स्क्वायर 289 है, 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। तो एक बार गया, फिर 10 शेषफल बच गया, 109 108, तो शेषफल कितना आया, 1 आया। तो 1 शेषफल है। तो इस 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पर भी शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 1। क्या ध्यान में रखना है, 17 की पावर 200 है, इस संख्या को देखना है सम है क्या, तो हमने क्या कर दिया, सम। 17 की पावर 2 हमें पता है, हम इजीली निकाल सकते हैं, इसका वर्गली याद रहता है कितना है, 289। 289 में 18 का भाग दिया तो शेषफल कितना है, भागफल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। और शेषफल कितना आया, 1 आया, तो इसका भी क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। अब देखो बात ये आती है कि विषम हो तब क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल ऐसे पूछ ले कि 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर, या 5 का 2 की पावर 31 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखना 2 की पावर 31 यहाँ पे क्या है, अब की बार विषम है, और पिछली बार क्या था, सम। तो सम का मैंने तरीका बता दिया, हर एक संख्या में वही प्रोसेस लगेगा। और विषम है, 31 है, क्या है, विषम। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात विषम ले लेंगे, 2 तो क्या है, सम है। 2 की घात क्या ले ली मैंने, 3 ले ली, ये क्या है, घात को क्या ले लिया, विषम। 2 की घात कितनी होती है, 8। अब 8 को मैं डिवाइड करूँ किससे, 5 से। किसका भाग देना है हमें, 5 का भाग देना है। शेषफल कितना बच रहा है, 3। भाग जा रहा है एक बार। अब ये ध्यान में रखना है कि हमें भागफल को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, शेषफल को देखना। शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 क्या होगा, इसमें शेषफल आ जाएगा। तो 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। इसके अलावा संख्या पद्धति में एक चीज और पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि क्या 173 अभाज्य संख्या है, क्या 173 अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को अभाज्य संख्या है या नहीं ये देखने के लिए हमें इसके नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो देखते हैं। 173 के नजदीक 13 का 169 होता है, 14 का 196। तो देखो 14 का जो स्क्वायर है इससे जस्ट बड़ा, 14 का जो स्क्वायर है वो किससे बड़ा है, 173 से बड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी ट्रिक्स है ये हमें ध्यान में रखनी है। 173 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे बड़ी है, 173 से बड़ा पूर्ण वर्ग, जैसे 14 है, 14 का पूर्ण जो वर्ग है वो क्या है, 196, 196 है, जो 173 से जस्ट बड़ा है। मतलब इसके बाद में जो 15 का देखते हैं तो 15 का 225 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसके नज़दीक देखते हैं। तो देखो इस अब क्या करना है, इस 14 से जो छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7 और फिर क्या है 11 और 13। ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, 14 से छोटी संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। क्या इन संख्याओं से ये डिवाइड होता है क्या, ये देख लेते हैं। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग, इनका योग कर लेते हैं। 3 की भाजकता का नियम हमने पढ़ा था, 8 + 3 11 नहीं जाता है। 5 का यहाँ 0 या 5 आए तब 5 से विभाजित होगा। 7 से क्या होगा, 7 से विभाजकता का नियम देखने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे, इकाई का अंक छोड़ दिया, 17 इकाई के अंक को दुगुना करके घटा देंगे, क्या आएगा 11। और 11 7 से डिवाइड नहीं है। और 11 से डिवाइड कैसे देखेंगे, 11 का भाग इसमें जाता है नहीं जाता है। ऐसे नॉर्मली छोटी संख्या है, और वैसे भी देख सकते हैं क्या जो इसकी
7 में से क्या घटाएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आया 3। तो यहाँ क्या आना चाहिए सम स्थान और विषम स्थान इनका अंतर है वो या तो 0 या 11 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो क्या क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो 11 से भी विभाजित नहीं है। और 13 का भाग लगाएंगे एक बार, फिर बचेगा कितना 4, फिर भी 13 से विभाज्य भी नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि 173 क्या है अभाज्य संख्या होगी। इस टाइप से एक ये नया कंसेप्ट है। क्या करेंगे कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे और उससे नीचे वाले जितनी भी अभाज्य संख्या है वो देखेंगे और फिर उनका भाग इसमें दे लेंगे, लगा देंगे 173 में कि 173 में इनका भाग जाता है या नहीं जाता है। तो ये नहीं जाता है, इसलिए 173 क्या है एक अभाज्य संख्या है। इसी टाइप से आप और भी डिजिट लेके, जैसे 431 है, आप उसको देख सकते हैं क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, 511 है ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। ऐसे करके आप इस रूल से आप खुद ये एग्जाम्पल करेंगे। नहीं आते हैं, कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर देख लेंगे। इसके बाद में हम एक और चीज़ देखते हैं। संख्याओं में जो भाग संक्रिया है, संख्याओं में भाग संक्रिया, संख्याओं में भाग संक्रिया है। देखो किसी भी संख्या a में मैं b का भाग लगाऊं तो यहाँ पे क्या बच रहा है रिमाइंडर, और ये क्या है q। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे a क्या है भाज्य, b क्या है भाजक और क्यों क्या है भागफल। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या है भागफल और r क्या है a बराबर bq प्लस r। इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्या है डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डिवाइजर, ये डिवाइजर और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। और ये क्या है, इसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, जो बीजीय गणित है, बीज जो अलजेब्रा है उसमें भी काम में आएगा। a बराबर bq प्लस r। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ये आपको ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है शेषफल प्रमेय है। और इसमें आपको भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल, इसमें से आपको कुछ भी 3 डिजिट देंगे। 4 है तो 3 नॉन वैल्यू देगा और एक अननोन पूछ लेगा। तो इससे आप सूत्र भी बना सकते हैं। ये क्या है संक्रियाओं में, संख्याओं में जो भाग संक्रिया है वो हमने देख ली है।